नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के शोधी विद्वानों और इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है और जिन्हें हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम से जानते हैं। और इस विषय पर हम पहले भी पूर्ववर्ती कक्षाओं में इसका अध्ययन कर चुके हैं। जो ये वर्गीकरण है, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किया, लेकिन आचार्य शुक्ल का जो वर्गीकरण है, इसको हम बहुत सारी न्यूनताओं के, सीमाओं के बावजूद भी अंततः इसको हम मानते हैं। अधिकांश विद्वान उनकी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। आज हम रीतिकाल के विषय में चर्चा करेंगे और विशेषकर रीतिकाल के नामकरण के बारे में। रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रम संवत 1700 से और 1900 विक्रम संवत तक मानते हैं। और इस 200 वर्ष का जो कालखंड है, यह हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो यह एक तरह से राज्य रजवाड़ों का, सामंती परिवेश का समय था और जो अधिकांश साहित्य था वो भी दरबारों में रचा गया। यूँ कहें कि दरबारी साहित्य की अभिरुचियाँ या साहित्य की प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलते हैं। एक रीतिकाल पर एक ये आरोप भी लगाया जाता है कि इस काल में जो जनसाधारण की प्रवृत्तियाँ हैं, जनसाधारण की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, उनका प्रतिबिंबन नहीं हुआ है। और जो राजसी परिवेश है और जो सामंती, राजे, रजवाड़े, रानियाँ और दासियाँ, नायक, नायिका, इन सब का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। और इस समय कवियों की एक तरह से प्रतियोगिताएं होती थी। कवियों के काव्य दंगल, काव्य अखाड़े होते थे, प्रतियोगिताएं होती थी, समस्या पूर्तियाँ लिखी जाती थी। और जो कवि लोग अपना पांडित्य, अपनी प्रतिभा को दिखा करके राजकवि का पद प्राप्त करते थे, आचार्य कवि का पद प्राप्त करते थे। और इनाम के तौर पर या कहें कि पुरस्कार के तौर पर उन्हें हाथी, घोड़े, जागीर, सोने की मोहरें आदि मिला करती थी। बिहारी के संदर्भ में कहते हैं कि मिर्ज़ा जयसिंह के दरबार में उन्हें एक दोहे पर एक सोने की मोहर, एक अशर्फी इनाम में मिला करती थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक दोहे पर एक मुक्तक पर एक अशर्फी मिलती है, तो दोहे को लिखने का जो उद्देश्य है, उसकी जो मनोवृत्ति है, वो राजा को खुश करने के लिए, राजा की चाहत के अनुसार साहित्य लिखा जाएगा। ये सारी साधारण सी बातें हैं। और रीतिकाल के दौरान हमें बहुत सारी काव्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। हालांकि श्रृंगार की प्रधानता है, लेकिन श्रृंगारेतर काव्य के अंदर भी हमें भक्ति का साहित्य, नीति का, वीर रस का, प्रकृति चित्रण और नीति परक साहित्य भी हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। आज हम इसके नामकरण के बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। और वो कहते हैं कि इस युग में श्रृंगारिक प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों की प्रधानता रही है। और वो कहते हैं कि श्रृंगार का जो रस राजत्व है, वो इस काल में देखने को मिलता है। और हम इसको प्रकारांतर से स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि जब केशव कहते हैं कि न बहु रस को भाव बहु, तिन के भिन्न विचार, सबको केशव दास हरि नायक है श्रृंगार, तो वहाँ श्रृंगार का रस राजत्व है। सभी राजा या ये सभी जो कवि थे, वो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक रचनाएं लिखा करते थे। और
राजसी परिवेश, सामंती परिवेश था, तो वहाँ राजा को नायक के तौर पर चित्रित करते थे और रानी को नायिका के तौर पर। और प्रकारांतर से जब राधा और कृष्ण का चित्रण हम या वर्णन देखते हैं, उनका श्रृंगारिक वर्णन देखते हैं, तो हमें यह लगता है कि राधा और कृष्ण उस देवत्व की गरिमा से उतर करके सामान्य मनुष्य या सामान्य नायक नायिका की तरह हमें दिखाई देते हैं। बिहारी तो यहाँ तक कहते हैं कि वही जो बिहारी सतसई का जो पहला जो मुक्तक है, इसको मंगलाचरण कह सकते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दोती हो। अब यहाँ बिहारी जा तन की, उनकी निगाह वही देह पर है, शरीर पर है। वो भक्ति का जो पुट है, जो भक्ति की विशुद्धता है, उदात्तता है, वो यहाँ देखने को नहीं मिलती है। बिहारी ये भी कहते हैं कि राधा मोहन लाल को जिन्हें ने बहावत ने, परियो मुठी हजार दस तिन की आँखें खे। और ये और एक तरह से कविता करना और राज दरबार में अपना स्थान सुनिश्चित करना ही इन कवियों की प्रधानता रही है। और वही जो कृष्ण भक्ति काल के जो नायक कृष्ण हैं, जो संस्कृति के एक तरह से नायक हैं, वो यहाँ आकर के बिल्कुल जो जयदेव और विद्यापति की जो परंपरा थी, उसकी श्रृंगारिकता, घोर श्रृंगारिकता के में डूबे हुए हमें कृष्ण दिखाई देते हैं। बिहारी लिखते हैं कि नभ लाली चाली निशा रति, नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनिकीन, रति पाली आली अनथ आयन बनवाली। ऐसे श्रृंगारिक उक्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम इस युग को श्रृंगार काल कहना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि जब हम श्रृंगार काल कहते हैं तो इस युग की जो अन्य प्रवृत्तियां हैं, जिनमें आप वीर रसात्मक काव्य है, नीति का काव्य है, भक्ति का काव्य है, प्रकृति चित्रण है, जैसी जो प्रवृत्तियां हैं, जो कलात्मक जो उपलब्धियां हैं, ब्रज भाषा का जो उत्कर्ष है, उन सब की उपेक्षा होती है। इसलिए हमें इस युग को श्रृंगार काल कहने में हमारी सहमति नहीं है, या कहें कि हमें इसको श्रृंगार काल कहना समीचीन नहीं होगा। अगला जो नामकरण अलंकृत काल या अलंकार काल, ये मिश्र बंधु उन्होंने दिया है, और मिश्र बंधु विनोद में वो इस काल को कहते हैं कि इसमें अलंकरण की प्रवृत्ति या साहित्य में अलंकार की प्रधानता या कविता को सजाने की, संवारने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। और ये प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है। हम पढ़ते हैं कि भूषण बिनु ने विराजई, कविता बनिता मित्त। इतना सब होने के बावजूद भी सभी कवि चाहे श्रृंगार का जब चित्रण हो तब तक वहाँ अलंकरण की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है और अलंकार के प्रति रुझान भी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम इस युग को अलंकार या अलंकृत काल कहना उचित नहीं समझते हैं, कहना समीचीन नहीं होगा। क्योंकि जब अलंकृत काल कहते हैं तो अन्य प्रवृत्तियाँ श्रृंगार जो उसकी श्रृंगारिक जो प्रवृत्तियां हैं, वीर रसात्मक प्रवृत्तियां हैं, नीति का साहित्य, भक्ति, जैन साहित्य, गद्य साहित्य, इन सब की उपेक्षा होती है। तो ये अलंकृत काल भी हमें स्वीकार्य नहीं है। फिर इनका एक नाम कला काल नामकरण किया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल नाम से। रसाल इनका उपनाम है। ये कहते हैं कि इस रीतिकाल के अंदर जो ये 1719 का जो कालखंड है, इसको वो कला काल कहना समीचीन मानते हैं। कहते हैं कि इसमें कला के प्रति विशेष आग्रह हमें दिखाई देता है। हर व्यक्ति अपना पांडित्य दिखाकर, अपना आचार्यत्व की छाप दिखाकर दरबार में अपना स्थान बनाना चाहता है, पुरस्कार और इनाम जीतना चाहता है, राजकवि का दर्जा प्राप्त करना चाहता है। और इसलिए जब राजाओं को आप चमत्कृत करते हैं, उनकी एक तरह से वक्रोक्तिपूर्ण ढंग से वचन वक्रता के साथ अपनी काव्य की प्रस्तुति देते हैं, समस्या पूर्तियाँ रचते हैं, तब
राजा प्रसन्न होता है और तब उसे अपने दरबार में स्थान देता है। और ये भी है कि राजा हर बार जब कविता के दंगल होते हैं, अखाड़े होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, तो कवियों को अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई नया कवि आकर उस पहले वाले कवि को पछाड़ दे, परास्त कर दे। इसलिए वो अपना आचार्यत्व, अपना पांडित्य और अपना शास्त्रीय ज्ञान दिखाने के लिए वो विशेष रूप से सजग रहते थे। तो ये कला की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हम इसको कलाकाल कहते हैं तो कलाकाल कहने पर इसका जो भाव पक्ष की विशेषताएं हैं, इसकी जो भाव छवि है, उसकी उपेक्षा होती है। इसलिए इस युग के साहित्य में भाव पक्ष की दृष्टि से भी हमें विशेष एक तरह से समृद्धि देखने को मिलती है। चाहे श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ हों, चाहे आचार्यत्व निरूपण की प्रवृत्तियाँ हों, लक्षण ग्रंथों की रचना हो, नक्षिक वर्णन हो, नायक नायिकाओं का चित्रण हो, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, छंद, अलंकार, ये सारे जो काव्यशास्त्रीय विषय हैं, इनके लक्षण लिखने की प्रवृत्ति, इनके उदाहरण, ब्रज भाषा में इनके उदाहरण लिखने की प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है। तो हम इसे केवल कलाकाल कहना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, तो यह नामकरण भी हमें स्वीकार नहीं है। फिर आचार्य शुक्ल इस युग को रीतिकाल नाम देते हैं और इस नामकरण को अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ रीति से तात्पर्य आचार्य वामन के रीति संप्रदाय वाली रीति से नहीं है। यहाँ रीति से तात्पर्य, रीति का मतलब है एक तरीका, ढंग, पंथ, एक रिवाज, एक पैटर्न चल पड़ा, एक तरह से कहें कि परंपरा चल पड़ी। हर कोई व्यक्ति एक ही पैटर्न पर कविता लिख रहा है, वो था लक्षण ग्रंथों की रचना। जब हम लक्षण ग्रंथों की रचना या संस्कृत के जो संस्कृत के जो काव्य सिद्धांत हैं, उन काव्य सिद्धांतों को ब्रज भाषा में कविता के रूप में उदाहरण सहित प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति, जिसे हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। जैसे कि भिखारी एक जगह लिखते हैं समासूक्त अलंकार के बारे में कि जह प्रस्तुत में पाइए अप्रस्तुत को ज्ञान, कहूँ वाचक कहूँ श्लेष्ठे समासूक्ति जान। तो ये जो लक्षण ग्रंथ लिखने की जो प्रवृत्ति है, चाहे वो छंदों में हो, अलंकारों के रूप में, रस के रूप में, सभी जगह हमें ये दिखाई देती है। तो लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ लिखने की एक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। रीति ग्रंथों से तात्पर्य वही संस्कृत काव्यशास्त्र या जो भारतीय काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को ब्रज भाषा में उनके सिद्धांत निरूपण और उनके उदाहरण कविता के माध्यम से काव्य रूप में सिद्धांत निरूपण और उदाहरण देने की जो प्रवृत्ति है, वो हमें इस युग में देखने को मिले। इसलिए आचार्य शुक्ल इसको रीतिकाल कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि रीति ग्रंथों की रचना की। और रीति ग्रंथों के बारे में हमने अभी बात की कि जो लक्षण ग्रंथ हैं, जो भारतीय काव्य शास्त्र है, उसके जो विषय हैं, उनको कविता के माध्यम से ब्रजभाषा में व्यक्त करना और ब्रजभाषा में उदाहरण देने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। जब हम इसको रीतिकाल कहते हैं तो किसी भी प्रकार की जो साहित्यिक प्रवृत्ति है और जो कला पक्ष है, उसकी उपेक्षा नहीं होती है। इस रीतिकाल में सभी भाव पक्ष और कला पक्ष की समस्त विशेषताओं का समाहार हो जाता है। इसलिए यह रीतिकाल नामकरण सभी को मान्य है। और इतने दिनों बाद, मतलब 1929 में शुक्ल का इतिहास आता है, उसके बाद बहुत सारे इतिहास ग्रंथ आए और शुक्ल जी की मान्यताओं पर प्रहार भी किए, तोड़ने के लिए उस मान्यताओं को। लेकिन इतने लोह प्रहार करने के बावजूद भी शुक्ल जी की ये मान्यताएं पूर्णतः खंडित नहीं हो सकी हैं। और ये नामकरण हमें घूम फिर करके हमें ये सारे जो रीतिकाल नाम है, ये स्वीकार करना ही पड़ता है। और संक्षेप में ये कहना चाहूँगा दोबारा से कि रीतिकाल में हमें 3 प्रकार का जो रीतिकालीन जो साहित्य है, उसको 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। रीतिबद्ध
काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। डॉक्टर बच्चन सिंह इस नामकरण में थोड़ा संशोधन करते हैं। वो कहते हैं कि बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य और सिद्ध रीति काव्य। आज हम इस कक्षा में इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी अगली कक्षा में रीतिकाल के अन्य संदर्भों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।